हेलो दोस्तों, आज हम आपको क्लास 10th के प्रैक्टिस सेट 7 को कराते हैं जो 2024 का प्रैक्टिस सेट 7 है। इसका प्रश्न नंबर 23वां है। इससे पहले के जो प्रश्न थे वो मैंने करा दिए थे। आज इस सेट के लास्ट प्रश्न चल रहे हैं 23, 24 और 25। अंत तक आप देखते रहें। यहाँ पर सभी प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा। इसके जो भी भाग हैं अथवा वाले भी प्रश्न हैं उन सभी को सॉल्व किया जाएगा। देखेंगे सभी प्रश्नों को। आप सॉल्व करने से पहले आप ये देखा करें इस प्रश्न में पूछा क्या गया है। इतना आसान नहीं है कि प्रश्न सॉल्व तुरंत कर दिए जाए, लेकिन पहले उसे समझना पड़ेगा हमें किस तरीके से इसे प्रश्न सॉल्व करना है, पूछा क्या है। नहीं तो दिया प्रश्न कुछ है और लिख देते ही कुछ। तो प्रश्न को पहले समझेंगे उसके बाद करेंगे। तो जैसा कि पहला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, ये 23 वाला है। एक ठोस बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरे अर्धगोली हैं। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेमी तथा बेलन की त्रिज्या 3.5 सेमी है। ठोस का आयतन, देखिए इसमें क्या क्या पूछा है। देखो यहाँ से पता है ठोस का आयतन तथा ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चे क्या करते हैं, बस केवल देखा आयतन, बस आयतन निकाला, बाकी छोड़ दिया। तो यहाँ पर प्रश्न को सभी अच्छे से पढ़ेंगे उसके बाद सॉल्व करें। आयतन तथा यह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों पूछे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ किस तरीके से आप इसे हल करेंगे। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है, चित्र के माध्यम से मैं इसे समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लंबवृत्तीय बेलन, तो एक बेलन बनाता हूँ। यहाँ पर ये बेलन है। इस तरीके से आप एक बेलन बनाएंगे। ये बेलन बना दिए, ये बेलन का व्यास। अब इसके ऊपरी सिरे एक अर्ध गोलाकार है और नीचे भी क्या है, एक अर्ध गोलाकार। इस तरीके से है। अब यहाँ पर ये जो बेलन दे रखा है, देखिए यहाँ लिखा है ठोस बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरे अर्धगोलीय, दोनों सिरे अर्धगोलीय इस बेलन के। इस ठोस की कुल ऊंचाई, इस जो ठोस है, जो बेलन और अर्धगोले जो बने हुए, ये आकृति है ठोस, और इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो है 19 सेंटीमीटर। यहाँ तक की जो लंबाई दे रखी है वो है 19 सेंटीमीटर, और इसकी जो 19 सेंटीमीटर तथा बेलन की त्रिज्या 3.5 सेमी। ये जो बेलन बना हुआ है इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक की वो है 3.5। जब ये 3.5 है तो ये गोले की त्रिज्या इस तरीके से भी 3.5 होगी, ऊपर भी ये 3.5 ही होगी। जब ये त्रिज्या है तो त्रिज्या गोले में समान होगी। तो इस तरीके से जब ये 3.5 है तो ये भी 3.5 रहेगी, यहाँ पर है तो ये 3.5। तो बेलन की अगर ऊंचाई ज्ञात की जाए, इस बेलन की यहाँ से यहाँ तक, ये जो बेलन है इसकी ऊंचाई अगर हम ज्ञात करते हैं तो ये कितनी निकल के आएगी। ये टोटल 19 है, 3.5 यहाँ पर कम हो जाएगा, 3.5 यहाँ, तो ये 19 में से 3.5 कम कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर बेलन तथा अर्ध गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोले की भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और बेलन की भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। अब हमें इस आकृति की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 19 है। हमें बेलन की ऊंचाई निकालनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार भाग की, ये आकृति की ऊंचाई है टोटल, तो यहाँ लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालेंगे बेलनाकार भाग की। तो ये हो जाएगी संपूर्ण आकृति कितनी, 19, और ये 3.5 प्लस 3.5,
सेंटीमीटर, 3.5 यहाँ नीचे और 3.5 सेंटीमीटर ऊपर कम हो जाए, तो ये हो जाएगा 19 माइनस के 7, तो यहाँ पर 12 प्राप्त होगा। यानी इसका मतलब ऊंचाई जो बेलन की जो निकल के आ गई ये 12 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर के, यहाँ से नहीं, यहाँ से और यहाँ से जो ऊंचाई जो निकल के आई है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अब हमें इस आकृति का क्या निकालना है, आयतन। तो हम निकालते हैं आकृति, ठोस आकृति का आयतन। ठोस आकृति का अगर हमें आयतन ज्ञात करना है तो आपको इसमें क्या है, एक बेलन है और 2 अर्धगोले। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 गुणा अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो 2 गुणा अर्धगोला 2/3 पाई r³ प्लस बेलन का आयतन पाई r² h। यहाँ से देखेंगे पाई r² कॉमन ले लें, पाई r², तो यहाँ पर बचेगा 2 दूना 4/3 r प्लस यहाँ पर बचेगा h। तो पाई का मान 22/7, r का मान 3.5 गुणा 3.5, यहाँ 4/3, r का मान 3.5 प्लस h 12, h जो दे रखी है वो 12। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, 7 से इसे काट देंगे 0.5 और ये 5 का गुणा इधर कर लें या फिर इसे और सॉल्व कर दें, 22 गुणा 0.5 गुणा 3.5 और ये तो संख्या नहीं कटेगी तो पहले हम इसे सॉल्व कर देते हैं। 4 पंजे 20 और 4 12, 12 2 14, पॉइंट लगाएंगे, बट्टे 3 प्लस 12, ये हो जाएगा आपका। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 22 पंजे 110, तो 1 पॉइंट बाद 0 गुणा 3.5 और ये भिन्न सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे तो लास्ट 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 प्लस के 12 36, 1 का भाग 3 में, 3 का गुणा 12 में, तो ये हो जाएगा यहाँ। तो इसे आगे सॉल्व करते हैं तो 11 का गुणा हमें इसमें देना है, तो मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। 11 पन्ना 55 और 11 33, 33 और 5 38 और 1 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 0 का हमने गुणा ही नहीं किया। अगर 0 लिख देंगे तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये 14 और 36 ये हो जाएंगे आपके 50, 50/3 क्योंकि यहाँ पर 40 और 10 50 हो जाए, 50/3। इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसका गुणा कर देते हैं, तो ये तो हुआ 0 5 25 और 40, 40 और 2 42 और 5 15, 15 और 4 हो जाएंगे 19, 1 अंक बाद पॉइंट बट्टे 3। एक बार 0 देखो आ गया, 5 25 पन्ना 40, 40 2 42, 5 15, 15 और 4 19, तो ये हुआ 3 का भाग हम इसमें दे देंगे। तो ये है हमारा 19 25 में हमें देना है 3 का भाग। अब 0 का कोई महत्व नहीं यहाँ पर पॉइंट के बाद और नहीं पॉइंट लगाना। अब लगाएंगे इसमें 3 का भाग, तो ये हो जाएगा 18 और बचेगा कितना 1, 3 चौक 12, 3 1 3 बचे 2 हो जाएंगे कितने 20, 18 बचेंगे 2, ऐसे आता रहेगा। तो आप इसे या तो ऐसे लिख दें, 6 7 भी लिख सकते हैं और नहीं यहाँ तक भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या इसका सन्निकट मान में निकाल दें तो 1 जुड़ जाता है, तो इसे या करके ऐसे लिख दें सन्निकट मान में 641.6
अगर ये 5 से संख्या बड़ी है तो आगे वाली संख्या में 1 जोड़ दें, या फिर ऐसे फिर और संख्या 6 आएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसे कितनी बार गुणा करते जाएंगे यानी भाग देते जाएंगे यही आएगा संख्या, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 7। तो इस तरीके से आप इसका आंसर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर भाग दोगे 6 आता रहेगा तो हमें इतने ना लिख करके एक संख्या और जोड़ करके इसे लिख सकते हैं। तो ये वाला भी आंसर हमारा बिल्कुल एक सही ही है। तो आगे अब इसमें पूछा क्या है उसे ध्यान रखेंगे। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी आयतन हमने निकाला, अब निकालना है हमें इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकलेगा, तो इसमें क्या है, एक अर्धगोला ऊपर है और एक नीचे और एक बेलन। तो यहाँ पर हमें निकालना है इस आकृति का पूरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जगह यहाँ पर इसे एक बार मिटा देते हैं, उसके बाद यहीं पर करा देंगे। तो इसे साफ कर देते हैं। आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अभी आयतन ज्ञात किया, तो अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो एक तो ये बेलन बन रहा है और 2 अर्धगोले बन रहे हैं, तो हमें यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ और अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ठोस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, इसमें 2 अर्धगोल, 2 गुणा अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर अर्धगोले का, यानी तो मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय तो 2πr² प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh ये होता है। तो मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ 2πr, तो ये हो जाएगा 2πr कॉमन चला गया तो यहाँ बचेगा 2r प्लस h। अब इसके जो मान हैं वो रख देंगे। 2 गुणा पाई का मान 22/7, r का मान 3.5, 2 गुणा 3.5 प्लस h जो दे रखा है वो दिया है हमारा 12, तो ये 7 से काट देंगे 0.5 और ये हो जाएगा 2 गुणा 22 गुणा 0.5 और ये हो जाएगा 7.0 प्लस 12। अब यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं तो 22 दूनी 44 गुणा 0.5 और ये 7 और 12 ये हो जाएंगे 19। अब हमें इस 5 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 20 वो और 5 × 20 और 2 22 पॉइंट लगाएंगे गुणा 19। तो यहाँ पर जो आएगा आपका 22 गुणा 19, 19 दूनी 38 और 19 दूनी 38 और 38 और 3 हो जाएंगे 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व किया। तो सबसे पहले क्या, 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठ, तो ये संपूर्ण आकृति का आ जाएगा हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमने 2 गुणा अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² होता है, बेलन का 2πrh, यहाँ से 2πr कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ r और यहाँ से h। तो यहाँ पर 2 गुणा पाई का मान 22/7, r 3.5, यहाँ 2 गुणा 3.5 प्लस 12, 7 से 3.5 को काट दिया
0.5 बार, और 2 गुणा 22 गुणा 0.5, और ये 7 हो जाएगा 0.12। 22 दूनी 44 हो जाएगा, और 0.5, 7 और 12 19। इसका गुणा किया तो 22.0 गुणा 19, 22 गुणा 19, तो 19 दूनी 38, 3 हो जाए, 19 दूनी 38 और 3 41, तो ये हो जाएगा आपका 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस संपूर्ण आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला। क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा वाला देखेंगे। एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेमी तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो शंकु है, तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई L होती है, तो तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि जिस का मान दिया गया हो उसी का ये फॉर्मूला लगा देते हैं, और हमें जो इसका क्या ज्ञात करना है? व्यास यानी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ से लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 90 पाई। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? पाई आर कोष्टक में L प्लस के आर बराबर 90 पाई। तो देखो पाई से तो ये पाई कैंसिल हो गया, आर L का मान 13 प्लस आर बराबर 90, तो 13 आर प्लस आर स्क्वायर बराबर 90। इसे सॉल्व करें तो सही क्रम से लिख दें आर स्क्वायर प्लस के 13 आर माइनस 90 बराबर जी। अब हमें इसके ऐसे फैक्टर करने के जोड़ घटा में तो कितने? 13 गुणा करें तो 90। देखो अगर फैक्टर नहीं करने आते हैं तो मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ सबसे सिंपल तरीका। 90 के फैक्टर कर लें 2 से 45, और 3 से 15, और 3 से 5, और 5 से 1। तो यहाँ से देखें हमें कितने लाने? 13, 5 15, और 3 दूनी 6 नहीं बन रहे, तो आप क्या करेंगे? 3 तरह का 9, 9 दूनी 18, 18 में से 5 गए 13, ये बन गया। तो ये बन जाएगा आपका 18 माइनस 5, और 18 गुणा 5, तो ये हो रहा है आपका 90, ये बन रहा है आपका 13। इसका मतलब हमारे फैक्टर प्राप्त हो गए। गुणा करने पर हमारे 90 और हमें घटाने पर प्राप्त हो रहे हैं 13। तो आर स्क्वायर प्लस के यहाँ लिखेंगे हम 18 माइनस 5 आर माइनस के 90 बराबर 0। ये वही सवाल है जो द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने वाले उसमें से। तो यहाँ से आपको सॉल्व करना है आर स्क्वायर प्लस के 18 आर माइनस 5 आर माइनस के 90 बराबर 0। यहाँ से r कॉमन लेंगे तो r प्लस के 18 माइनस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा r माइनस माइनस वाला ये प्लस हो जाएगा 18 बराबर 0। तो r प्लस के 18 और यहाँ r माइनस 5 बराबर के 0। तो यहाँ से हमें केस फर्स्ट और केस सेकंड सॉल्व करना है। केस फर्स्ट सॉल्व करेंगे तो ये r प्लस के 18 बराबर 0, तो r बराबर माइनस 18, और केस सेकंड सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 5 बराबर 0। तो x नहीं, यहाँ पे r है, तो r बराबर 5। अच्छा ये r निकल आई, r क्या? हमारी त्रिज्या। तो ये क्या निकल के आ गई? त्रिज्या निकल आई। तो शंकु की त्रिज्या ये हो गई आपकी r बराबर 5 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है व्यास, तो व्यास हो जाएगा आपका 2r
तो यहाँ 2 गुणा r का मान 5 बराबर के 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है तथा इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, तो केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए मैं यहाँ पर एक केबल टावर बना दिया, इसे बोल देंगे केबल टावर। केबल टावर, ये केबल टावर है और यहाँ पर है एक भवन। भवन है 7 मीटर ऊंचा, 7 मीटर है। और यहाँ से पूछा है कि केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 अंश है। और इसका जो अवनमन कोण है ये तो है 60 अंश, और इसका जो अवनमन कोण है वो है हमारा 45। इसके पाद का अवनमन कोण है वो 45। एक बार फिर देखें, 7 मीटर ऊंचे, तो ये 7 मीटर ऊंचा हो गया। और भवन के शिखर, भवन के शिखर से केबल टावर, केबल टावर ये है, इसके उन्नयन कोण है वो कितना, 60 अंश। और इसके पादबिंद, इसके पादबिंद का जो अवनमन कोण है वो कितना है, 45। तो ये हो जाएगा हमारा 45। तो यहाँ से हमें ए बी सी डी ई इसके बिंदु डाल सकते हैं। तो केबल टावर की अगर पूरी टोटल ऊंचाई AC है और इसे मैं मान लेता हूँ x, इसे मान लेता हूँ y, और केबल टावर की ऊंचाई पूरी टोटल यहाँ से यहाँ तक h मान लेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, माना केबल टावर की ऊंचाई है h मीटर। यानी यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, AC बराबर h मीटर, DC बराबर x, और AB बराबर है हमारी y। AC h मीटर है, या आप इस तरह AC के स्थान पर ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, AC बराबर है आपका AB प्लस BC, यानी 22 प्लस 7। ये AC का जो मान है, मैंने यहाँ से निकाल दिया। AC है तो ये 22 है, ये 7 है, तो ये क्या हो जाएगी, 22 प्लस के 7। अब यहाँ से हमें लिखना है, पहले एक समकोण त्रिभुज लेंगे। ये समकोण त्रिभुज है, ये यहाँ पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ये लेते हैं पहले CDE। CDE से लिखेंगे तो थीटा का मान यहाँ पर कितना दिया, थीटा का मान दे रखा है 45, और DC बराबर x, और DE बराबर दे रखा है 7 मीटर। तो यहाँ से निकालेंगे tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, tan थीटा का मान ये है हमारा यहाँ पर 45 बराबर लंब दिया है 7 बट्टे x। tan 45 का मान 1 बराबर 7 बट्टे x, तो ये हो जाएगा x बराबर 7 मीटर। ये निकल आया x का मान। अब हम लेते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज, कौन सा, ये वाला ABE। तो ये जो x है तो ये भी x ही रहेगा। तो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABE से थीटा बराबर यहाँ पर दे रखा है आपका
60 अंश और DC बराबर है हमारा BE और ये निकल आया है आपका अभी जो DC का मान है वो 7, यानी दिया तो x है, DC बराबर BE वो क्या है x है, x का मान अभी यहाँ पे निकल आया। और AB बराबर y, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधा, tan 60 बराबर लंब दे रखा है यहाँ पर, लंब इसमें है y, आधार दिया है यहाँ पर x, तो tan 60 का मान √3 बराबर y बट्टे x। तो यहाँ पर समीकरण नंबर में 1 डाल देता और इसे डाल देता हूँ 2, ये √3 x बराबर y, ये समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान रखने पर, जैसे ही रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3 x की जगह 7 और बराबर के y, तो ये हो जाएगा 7 √3 बराबर y। अब y का भी मान निकाला है, हमें मान निकालना है किसका, AC का, यानी टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई दे रखी है हमें AC, और AC बराबर है क्या हमारा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, AC बराबर AB प्लस BC, तो AB का मान दिया है हमारा y, BC का मान 7, तो y का मान हमने जो निकाला वो y के स्थान पर रख देंगे, तो y का मान 7 √3 प्लस 7 कॉमन ले लें तो ये √3 प्लस के 1, ये निकल के आ गया आपका, अगर ये मीटर में है तो मीटर आ जाएगा, यानी इसकी जो टावर की जो ऊंचाई है वो है 7 कोष्टक में √3 प्लस के 1, √3 का मान रखें तो रख लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व किया। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये टावर बन और ये भवन है, और यहाँ से इसका उन्नयन कोण 60, अवनमन कोण 45, तो ये 45 है तो यहाँ पर भी 45 हो जाएगा। तो पहले समकोण त्रिभुज ले लेते हैं हम CDE ये वाला, तो यहाँ से x का मान निकाल लिया हमने, tan थीटा वाला लंब बट्टे आधा, tan थीटा का मान 45 7 बट, तो ये आ जाएगा x बराबर 7, समीकरण नंबर 1। समकोण त्रिभुज अब ये ले लेंगे, तो यहाँ से हम जो प्राप्त करेंगे tan थीटा या बराबर लंब बट्टे आधा, tan 60 बराबर y बट्टे x, तो tan 60 का मान √3 बराबर y बट्टे x, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से सॉल्व करेंगे √3x बराबर y, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान रखेंगे, समीकरण 1 से x का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा √3 गुणा 7, तो सॉल्व करेंगे 7 √3 बराबर y का मान आ गया। टावर की ऊंचाई AC है, यानी AC बराबर है AB प्लस BC, AB है हमारा y प्लस BC है 7, y का मान रखेंगे 7 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर 7 कोष्टक में √3 प्लस के 1। इस तरीके से हमारा ये प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक्सरसाइज जो इसकी है अनुप्रयोग, इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे भी जाते हैं आपके परीक्षा में, यहाँ से प्रश्न आते ही हर हालत में 6 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 24 का ये अथवा वाला प्रश्न है, यहाँ लिखा नहीं, अथवा। जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया व मीनार की ऊंचाई क्या होगी, देख लेते हैं। अथवा वाला प्रश्न है, अथवा वाला ही प्रश्न है ये, चलिए अथवा वाला प्रश्न है, भान लग रहा है अथवा, अथवा वाला प्रश्न। चलिए, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है
तो छाया की यानी स्तंभ की जो ऊंचाई है वो क्या है। चलिए बनाते हैं इसका चित्र। किस तरीके से बनाएंगे यानी इसकी छाया की लंबाई बढ़ी। तो सबसे पहले ये है हमारा स्तंभ। अब स्तंभ इस तल पर खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। कितनी हो जाती है? अधिक हो जाती है। तो पहले जो कोण बनता है, पहले तो बनता है फाई, ये बना है फाई, और ये दूसरा है जो कोण बना है वो बना है हमारा थीटा। ये कोण बनेगा इसका। तो ए मीटर अधिक हो जाती है अगर इसका फाई से थीटा कोण बनता है। ये है हमारा एच, और इसे मान लेंगे हम ए बी सी और डी। इसे मान लेते हैं बीसी की लंबाई एक्स। हमें एच ज्ञात करनी यानी स्तंभ की ऊंचाई। तो हल करते हैं। माना स्तंभ की ऊंचाई स्तंभ की जो ऊंचाई है उसे मैंने मान लिया एच मीटर। स्तंभ की ऊंचाई एच लिख लें, मीटर फिर बाद में पता दिया नहीं है यहाँ पर मीटर है क्या है, तो इसलिए एच ही रहने दें। अच्छा, इसके बाद यहाँ से हमने माना BC बराबर एक्स। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC से, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। tan थीटा के स्थान पर दे रखा है हमारा यहाँ पर फाई, और जो लंब दिया है वो है हमारा, तो tan थीटा की जगह पर है फाई बराबर लंब दिया है यहाँ पर h और आधार है x। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसे सॉल्व करेंगे तो x tan फाई बराबर के h। यदि हमें यहाँ से x का मान ज्ञात करना है तो h बट्टे tan ये हो जाएगा फाई। आगे देखेंगे, ये हो जाएगा 1 बट्टे tan थीटा, तो ये x बराबर के हो जाएगा h cot फाई। समीकरण नंबर 1 डाल दिया, ये समीकरण नंबर 1। अब देखेंगे समकोण त्रिभुज ABD से tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो ये है हमारा tan थीटा की जगह तो थीटा ही है इसका मान। tan थीटा बराबर जो लंब दे रखा है वो है हमारा यहाँ पर कितना h, और आधार दे रखा है हमारा a प्लस x। tan थीटा का जो मान दे रखा है वो दे रखा है h बराबर a प्लस। तो इसे सॉल्व करते हैं, मैं इधर सॉल्व करता हूँ। तो tan थीटा कोष्टक में a प्लस x बराबर के h, इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा a आगे लगा देते हैं और प्लस इसे लिखेंगे तो x tan थीटा बराबर h। समीकरण नंबर हो गया 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान रखने पर, अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान रखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे a tan थीटा प्लस x के स्थान पर रखेंगे h cot फाई, और यहाँ पर है tan थीटा
बराबर h, ये दे रखा है। h वाले पद एक तरफ ले लें तो ये a tan थीटा बराबर h माइनस h cot फाई tan थीटा। यहाँ से मैं h कॉमन ले लेता हूँ, a tan थीटा बराबर h कोष्टक में 1 माइनस कॉट फाई tan थीटा। अब देखेंगे इस h का इधर देते हैं भाग, तो ये h बराबर हो जाएगा a tan थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट फाई tan थीटा। एक प्रश्न ऐसा ही आएगा, उसमें केवल यही सिद्ध करने के लिए पूछा है, दिया हुआ है a tan थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट फाई tan थीटा सिद्ध करना है। तो ये तो यहाँ से निकल आया, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है वो से tan के पदों में ही निकालना है, तो आप इस tan को तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा h बराबर a tan थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट को लिख दें यहाँ पर 1 बट्टे tan, ये हो जाएगा फाई इंटू tan थीटा, इसके नीचे 1 माने तो ये हो जाएगा हमारा h बराबर a tan थीटा बट्टे tan एलसीएम हो जाएगा tan फाई बट्टे tan फाई माइनस tan थीटा। ये तीसरी संख्या ऊपर पहुंचेगी तो h बराबर a tan थीटा tan फाई बट्टे tan फाई माइनस tan थीटा। ये जो मान निकल के आ गया, इसकी जो ऊंचाई है स्तंभ की वो इस प्रकार से निकली, h बराबर a tan थीटा tan फाई बट्टे tan फाई माइनस के tan थीटा। इस तरह देखेंगे। सबसे पहले तो देखो ये स्तंभ है, और स्तंभ में जो पहले कोण बन रहा है वो फाई है, बाद में थीटा है, लेकिन जैसे ही उस छाया की लंबाई a मीटर बढ़ जाती है तो यहाँ पर स्तंभ की ऊंचाई h BC x मान ली, समकोण त्रिभुज ABC लिया इधर वाल, तो tan थीटा बराबर थीटा के स्थान पे फाई है तो h बट्टे x, तो x tan फाई बराबर x बराबर h बट्टे tan फाई, इसे तोड़ देंगे 1 बट्टे tan क्या होता है कॉट, तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। समकोण त्रिभुज ABD से ज्ञात करेंगे तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार tan थीटा बराबर h बट्टे a प्लस के x आधार पूरा हो जाए। इसे सॉल्व करेंगे तो क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस x से गुणा करेंगे तो a tan थीटा प्लस के x tan थीटा बराबर h, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान रखेंगे, x के स्थान पर रखेंगे तो x का मान है h cot फाई रख दिया, यहाँ से पक्षांतर कर देंगे तो माइनस के cot फाई tan थीटा हो जाएगा। यहाँ से h कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस के tan फाई वो cot फाई tan थीटा होगा, और भाग देंगे क्योंकि h का मान ज्ञात करेंगे तो इस संख्या का भाग लग जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ मान निकल आया। अगर हमें tan के पदों में ही निकालना है तो यहाँ से cot को बदल देंगे तो 1 बट्टे tan हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो tan एलसीएम होगा tan फाई माइनस tan थीटा, तीसरी संख्या ऊपर पहुँचेगी तो ये हो जाएगा a tan थीटा और a tan फाई बट्टे tan फाई माइनस के tan थीटा। इस तरीके से इसका मान निकल के आएगा। समझ में आया होगा। आप एक बार इसे फिर से समझेंगे। अच्छा प्रश्न है, ये ज़्यादातर पूछने वाला ही प्रश्न है, एग्जाम में आता ही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8 बट्टे 15 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, माना पहली संख्या x और दूसरी
संख्या बाई। स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 1 में देखेंगे अंकों का योग यानी x प्लस, यहाँ पर दो संख्याओं का योग 8 है, तो यहाँ पर x प्लस y बराबर 8 समीकरण नंबर 1। उनके व्युत्क्रम स्थिति नंबर 2 में, स्थिति नंबर 2 यानी व्युत्क्रम करेंगे तो इसके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम यानी x का व्युत्क्रम होगा 1/x प्लस y का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/y, उनका जो योगफल है वो 8/15 है। अब यहाँ से आप सॉल्व या तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लें या फिर यहाँ से x का मान निकालें और यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैं इसे और सॉल्व करा देता हूँ। इसे यहाँ से मैं निकाल दे रहा हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x बराबर 8 माइनस y, ये समीकरण नंबर हो जाएगा आपका 3 और x का मान आप यहाँ पर रख दें और नहीं रखते हैं तो समीकरण 2 को मैं सॉल्व करता हूँ। समीकरण 2 से हल करेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका x बाई और ये y प्लस के x बराबर के 8/15। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 15 y प्लस 15x बराबर के 8xy, ये समीकरण नंबर हो जाएगा आपका 4। यानी समीकरण 1 से तो हमने 3 निकाल दिया, समीकरण 2 से सॉल्व किया तो ये समीकरण नंबर 4 निकाल दिया। अब हमें यहाँ पर समीकरण 4 में समीकरण 3 से x का मान रखने पर, समीकरण 3 से हमें x का मान रखना है तो x के स्थान पर रखेंगे तो ये है 15y प्लस 15, x के स्थान पर रखना है हमें 8 माइनस के y, 8 माइनस y बराबर 8 और x के स्थान पर रखना है हमें 8 माइनस के y इंटू y, ये है हमारा। तो ये 15y प्लस के 15 × 120, ये हो जाएगा 15y बराबर 8 कोष्ठक में 8 माइनस y इंटू y, 15y से 15y कैंसिल हो गए, 120 बराबर 8 कोष्ठक में 8 माइनस y इंटू y, 8 से इसे काट दे, 15 × 8 120, 8 15 बार काट जाएगा तो ये 15 बराबर 8 का अंदर गुणा करेंगे y से तो ये हो जाएगा 8y माइनस y स्क्वायर, इधर को लेके आएंगे तो ये y स्क्वायर प्लस का माइनस के 8y प्लस के 15 बराबर 0। अब हमें इसके करने हैं फैक्टर, जोड़ घटा में तो आना चाहिए हमारा कितना, अगर आए तो 8 गुणा करें तो 15, तो 8 5 15 और 15 5 15 हो जाएंगे, 5 और 3 और 5 और 3 8, तो ये बन गया y स्क्वायर प्लस माइनस है यहाँ पे माइनस 5 प्लस 3 y प्लस 15 बराबर 0, y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y प्लस 15 बराबर 0, y कॉमन लिया, y माइनस 5 माइनस 3 कॉमन लिया, y माइनस 5 बराबर 0, ये हो जाए y माइनस 5 और y माइनस 3 बराबर 0। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका केस फर्स्ट, तो ये y माइनस 5 बराबर 0, तो ये हो जाएगा y बराबर 5। केस सेकंड सॉल्व करेंगे
y माइनस 3 बराबर 0, y बराबर 3। ये y के मान हमारे निकल आए और हमें निकालना है x का। यदि हमें x का मान निकालना है तो y के स्थान पर रखेंगे। तो ये समीकरण 3 में हमें y का मान 5,3 रखेंगे, एक बार 5 और एक बार 3। तो ये x बराबर 8 माइनस 5, तो x बराबर आ जाएगा 3, और एक बार x बराबर 8 माइनस 3, तो x बराबर आ जाएगा 5। तो यहाँ से हमें x के भी मान प्राप्त हो गए। तो जो संख्या है वो x हमने जो मानी थी वो संख्या आपकी 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। इसी प्रकार y जो संख्या हमने मानी वो 5 और 3 भी हो सकती है। तो संख्याएं प्राप्त हुई हमें इसमें कौन सी, 3 और 5। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो संख्याएं पता चल गई कि हमारी कौन कौन सी हैं, 3 और 5। कोई सी भी संख्या पहली हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया गया कि कौन सी संख्या, केवल ये कहा है कि दो संख्याओं का योग। तो यहाँ से पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, और तो ये स्थिति फर्स्ट में योगफल हो गया। सेकंड में व्युत्क्रमों का योग, तो ये हुआ 8/15। यहाँ से समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाल लिया, यानी समीकरण 3। समीकरण 2 को सॉल्व किया तो यहाँ से समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4 में समीकरण 3 से मान रखेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15 बराबर 8y। तो ये समीकरण बन जाता है y² माइनस के 8y प्लस के 15। जोड़ घटा में तो कितने आने चाहिए, 8 गुणा करें तो 15। तो इस तरीके से ये हमारा फैक्टर कर लिए। तो यहाँ से जो किए तो यहाँ से ये हमारे शून्यांक निकल आए, y माइनस 5 और y माइनस 3 बराबर 0 के। फर्स्ट से y का मान 5 आया, सेकंड से 3 आया। समीकरण 3 में y का मान रखेंगे 5 और 3। 5 एक बार 5 रखना है, एक बार 3 रखना है। 5 रखेंगे तो x का मान 3, और 3 रखोगे तो 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से संख्याएं जो हमारी प्राप्त हुई 3 और 5 है। तो ये आप यहाँ लिख सकते हैं, अतः संख्याएं क्या होंगी, 3, 5। तो यहाँ से 3, 5 या ऐसे लिख दें 5, 3। इस तरीके से आप कोई भी संख्या आगे पीछे पहले हो सकती है, तो आप हल कर सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 का अथवा वाला। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो यहाँ लिखेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक मान लिया हमने x और दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। जैसे पहला निकल के आया 4, तो दूसरा क्या होगा 5। इस तरीके से हमने दो क्रमागत मान लिए। तो x, x प्लस के 1 है, इनके वर्गों का योग प्रश्नानुसार में लिखेंगे। प्रश्नानुसार यानी वर्गों का योग, यानी पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 दूसरी संख्या x प्लस 1 का वर्ग का योगफल किया जाए तो 365 हो। तो x² प्लस ये a प्लस b का फॉर्मूला, a² प्लस b² यानी 1 का वर्ग प्लस 2 इंटू x इंटू 1 बराबर के 365। x² प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2x बराबर 365। x² प्लस के 2x बराबर 365 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x बराबर 364। 2 कॉमन लेंगे तो x² प्लस x बराबर 364। 2 से इसे काट देंगे तो 2 1 2 और 2 8 16, 2 2 4। x² प्लस x बराबर 182। इसे पक्षांतर करेंगे तो x² प्लस के x माइनस 182 बराबर 0। अब हमें इसके करने फैक्टर। जोड़ घटा में तो कितना आना चाहिए, 1,
और गुणा करें तो आना चाहिए हमारा इसमें 182। तो हम सबसे पहले 182 के यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं 182। 2 से काटेंगे, 2 ने 18, 2 एकम 2, 7 से 13 और 13 से 1, 7 दूनी 14, तो 14 गुणा 13 तो हो जाएंगे 182 और 14 माइनस 13 तो बचेगा यहाँ पर 1। तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो x कॉमन लेंगे, x प्लस के 14 माइनस 13, तो x प्लस के 14 बराबर 0। x प्लस के 14 और ये x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ से केस फर्स्ट, तो x प्लस के 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 14 हो जाएंगे। के सेकंड को सॉल्व करेंगे यानी तो इसके शून्यांक सेकंड को, तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 13। तो जो ऋणात्मक संख्या होती है उसे मान नहीं मानते और ये वाली नहीं, ये वाली संख्या हमारी मानी जाए। तो यहाँ से धनात्मक पूर्णांक, तो पहला पूर्णांक कितना है इसका, पहला क्रमागत पूर्णांक, पूर्णांक x है तो इसका मतलब x बराबर कितना आया यहाँ पर 13। और दूसरा क्रमागत पूर्णांक, ये दिया है x प्लस 1, तो हो जाएगा ये हमारा 13 प्लस 1 बराबर 14। तो क्रमागत जो पूर्णांक इसके जो निकल के आ गए वो है हमारे 13 और 14। पहला पूर्णांक 13 और दूसरा हमारा पूर्णांक 14, ये क्रमागत पूर्णांक है। तो देखेंगे सबसे पहले एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ आपको, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365 है। तो यहाँ लिखे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और एक x प्लस 1, प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, पहले पूर्णांक तथा दूसरे पूर्णांक का वर्गों का योगफल 365 है। तो ए से स्क्वायर प्लस यहाँ पर a प्लस बी का फॉर्मूला खोलेंगे, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab बराबर 365। एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 1 का वर्ग 1, 2x हो जाएगा, यहाँ पर 365 x हो जाएगा प्लस 2, यहाँ 1 पक्षांतर करेंगे माइनस के हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर यहाँ पर 365 में गया तो 364 थे। अब 2 से इसमें भाग देंगे तो ये कितना जाएगा 182, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हमारी जो संख्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 के ऐसे फैक्टर करें तो देखो मैंने यहाँ पर फैक्टर बताए थे, 7 दूनी 14 और 13, तो 14 गुणा 13 82, 14 में 13 गए तो 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस 13x माइनस 82, एक्स कॉमन लेंगे, x प्लस 14 माइनस के 13, तो यहाँ पे x प्लस 14, x प्लस 14 और यहाँ x माइनस 13। तो केस फर्स्ट सॉल्व किया तो x माइनस के 14 और एक x माइनस 13 सॉल्व किया तो x बराबर 13 आ गया। तो जो ऋणात्मक संख्या होती है उसे मान्य नहीं करते हैं और जो धनात्मक संख्या होती है उसे मान्यता दी जाती है। तो पहला पूर्णांक इसका क्या होगा 13 और दूसरा जो पूर्णांक होगा वो कितना होगा 14, यानी 13 प्लस के 1। इस तरीके से हमने जो संख्या प्राप्त की वो 13 और 14 हैं, क्रमागत संख्या हैं, वो कौन सी हैं 13 और 14। तो आई होप समझ में आया होगा आप सभी के। जैसा कि मैंने आपके पूरे इस 2024 के प्रैक्टिस सेट 7 थे, 1 से लेके 7 सेट मैंने पूरे करा दिए हैं। आप सभी उन सभी सेटों को बहुत अच्छे से देखें और पढ़ें अच्छे से। ये सेट से ही संबंधित वहाँ पर जो जितने मैंने अभी आपको सेट कराए हैं इससे ही संबंधित प्रश्न आपके उसमें आते हैं जो आप बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें। तो समझ में आया होगा आपके सभी के। धन्यवाद, थैंक यू।